हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेमेस्टर विषय में चल रहा है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। 3 क्लासेज में मैंने आपको थोड़ा सा तो बेसिक और बेसिक के साथ साथ ही अपनी यूनिट का जो मेन टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन के ऊपर अपन चले थे। विश्लेषिक फलन में आपको अवकलनीयता के बारे में पॉइंट आया था और हल्का सा मैंने उसका इंट्रो भी दिया था आपको कि अवकलनीयता क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी जैसे आप बोलते हो। आज हम क्या करने वाले हैं कि अवकलनीयता कैसे आई, मतलब कहाँ से अवकलनीयता आई। अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी लिंक है आपकी संततता से या कंटिन्यूटी से, और कंटिन्यूटी लिंक है किससे, आपकी लिमिट से। तो सबसे जो बेसिक है मेन टॉपिक है वो है लिमिट। तो आज हम इन्हीं तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक हमने सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन और बहुमानी फलन के बारे में पहले डिस्कस किया था। जो चीज अपन पढ़ चुके हैं उन सब का यूज करते हुए और जो हमारे अब काम में आने वाली है, जैसे अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी काम में आएगी, लिमिट अपने काम में आने वाली है। आज का लेक्चर उसी के ऊपर अपन देखने वाले हैं सारा का सारा। तो आप सब लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। लिमिट जो आपका टॉपिक है, जिसे आप सीमा भी बोलते हैं, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लासेस से अपन देखते आ रहे हैं लिमिट को, और पिछली साल सेकेंड ईयर में आपने रियल एनालिसिस में भी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, पहले यदि अपन देखते थे तो रियल वैल्यू फंक्शन के लिए सारी चीज अपन ने पढ़ी थी, लेकिन वही लिमिट, वही कंटिन्यूटी और वही डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब सीमा, संततता और अवकलनीयता, आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन मतलब सम्मिश्र चर फलन, जिसके बारे में अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए पहले आपको सम्मिश्र चर फलन और सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताया था, क्योंकि ये वर्डिंग अपने अब यूज आने वाली है। ठीक है, तो पहले अपन ने जो सेकेंड ईयर है अपनी, या उससे पहले जब भी अपन ने पढ़ा था तो रियल वैल्यू फंक्शन के लिए पढ़े थे, वास्तविक संख्याओं के लिए। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी, वो अपन पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या फिर सम्मिश्र चर फलन के लिए। ठीक, पहले इसका डिनोट कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं, और बहुत बेसिक से अपन को चलना है। इसके डेफिनेशन वगैरह, एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टर्म्स वगैरह जो है आपकी आगे जो क्वेश्चंस अपन करेंगे या आगे जब अपन एक्सप्लेनेशन किसी भी टॉपिक की पढ़ेंगे तो वहां आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शो करने का तरीका LIMIT, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो जेड ले लिया, और जेड आप खूब जानते हो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, सम्मिश्र चर होता है। एक पॉइंट मैंने Z0 ले लिया। अगर Z को मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, Z को यदि मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलता हूं या सम्मिश्र चर बोलता हूं तो Z0 एज सम्मिश्र चर अचर राशि हो जाती है। कहने का मतलब जैसे Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, अब ये कुछ भी हो सकता है ना, Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि x प्लस आयोटा वाई में कोई पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात की जाए, मतलब किसी विशेष बिंदु के बारे में, कि हम x0 और y0 के बारे में बात करें, तो इसको Z0 से शो कर देते हैं, x0 प्लस आयोटा y0। कि सर मतलब इतना सा हुआ कि इसको यदि x, y से आप शो करते हो तो इसे आप x0, y0 से शो करते हो। कि सर और अच्छे समझाइए। और अच्छे समझाने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए आपने x0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू 0 आपने रख दिया, तो जो Z0 है वो बनने वाला है 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब 0 0, यही तो बनने वाला है 0,0। और 0,0 आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है या फिर मूल बिंदु जिसे अपन बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि Z और Z0 में इतना Z तो कोई भी पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। Z0 किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में यदि अपन बात करेंगे, किसी एक विशेष बिंदु के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका Z0 होगा। दर्शाने का तरीका लिमिट Z टेंड्स टू Z0, अच्छा ऐसे भी लिख देते हैं LIM Z टेंड्स टू Z0, या काफी इसको LT भी लिख देते हैं Z टेंड्स टू Z0। इस एरो का मतलब क्या होता है, टेंड्स टू। टेंस टू का मतलब क्या होता है, की ओर अग्रसर। टेंस टू का मतलब क्या होता है, की ओर अग्रसर, मतलब Z0 की तरफ, Z जो है Z0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, Z0 की ओर अग्रसर हो रहा है। Z0 के पास जा रहा है, लेकिन Z0 पहुंचेगा नहीं, लेकिन Z0 के पास जा रहा है। ठीक है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि Z इज इन द नेबरहुड, Z इज इन द नेबरहुड ऑफ Z0, मतलब Z जो है Z0 के प्रतिवेश में, प्रतिवेश मतलब पड़ोस में, Z0 के प्रतिवेश में है।
इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी छोटी छोटी बातें हुई। अब सर हमें जो समझनी जो है, हम जानते लिमिट हमने क्या है, पहले अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले पढ़िए रियल नंबर्स के लिए। अब यहां अपन पढ़ेंगे किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। तो दोनों का कंपैरिजन करके चलते हैं अपन। यदि अपन दोनों का कंपैरिजन करके चलेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे इसको अपन की लिमिट क्या होती है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर कैसे डिफाइन होती है, कैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं और दोनों को आपको साथ साथ समझाता जा रहा हूं, ठीक है। चलिए कंपैरिजन अपन कर रहे हैं। देखिए एक तरफ तो मैंने ले लिया रियल वेरिएबल, वास्तविक चर, और एक तरफ मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या फिर सम्मिश्र चर। थोड़ा सा भी आप ध्यान दें तो रियल वेरिएबल को अपन x से शो कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स को आप जानते हो z से शो करते हैं, सम्मिश्र चर को, ठीक है। अच्छा यदि पॉइंट वाइज करते हैं, पहला यदि अपन को इसमें लिमिट शो करनी होती है तो आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू x0। फिर से वही x तो कोई वेरिएबल है, चर राशि है, x0 कोई पर्टिकुलर या कोई विशेष बिंदु है। और यदि यहां शो करना हो तो आप लिखते हैं लिमिट z टेंड्स टू z0। पहली बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी बात है कि जब भी अपन इसमें देखें तो जो रियल वेरिएबल के लिए लिमिट डिफाइन होती है वो वन डायमेंशनल होती है। कैसी होती है, वन डायमेंशनल। और ये होती है टू डायमेंशनल। ये क्या होती है आपकी, टू डायमेंशनल। कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो है एक विमीय, समझा रहा हूं अभी इनका मतलब, एक विमीय, और ये कैसी है, द्विविमीय। ये कैसी है, द्विविमीय। सब मतलब ये है कि जब भी अपन रियल वेरिएबल के लिए लिमिट डिफाइन करते हैं तो आपको ओनली एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है कि ये नंबर लाइन है, यहां इनफाइनेट है, यहां माइनस इनफाइनेट है, बीच में कौन होता है, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ठीक है। अच्छा सुनिए, यदि मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मैंने x0 पॉइंट ले लिया और x0 कोई भी नंबर है, कहीं भी हो सकता है इस पे, तो जैसे मैंने यहां लिख दिया कौन सा पॉइंट है, x0। तो यदि मुझे x0 की ओर अप्रोच करना है या x0 की ओर मुझे जाना है तो एक रास्ता तो मेरे पास ये है x के लिए, और एक रास्ता उसके पास ये है। इसके अलावा x0 तक अप्रोच करने का या x0 तक जाने का और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। मतलब किसी और रास्ते से आप x0 की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है एक सीधी लाइन है, एक सीधा रोड है, दोनों तरफ खाई है। यदि मुझे एक बीच पॉइंट पर जाना है, कहीं भी मुझे जाना है ना, तो मुझे या तो आगे जाना पड़ेगा या उधर से आ रहा हूं तो इधर जाना पड़ेगा। ना तो मैं इधर से आ सकता हूं, ना मैं इधर से आ सकता हूं, ना नीचे से आ सकता हूं, ना ऊपर से, कहीं से नहीं आ सकता। मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो इधर से जाऊंगा या इधर से जाऊंगा। सेम कंडीशन रियल वेरिएबल के लिए नंबर लाइन पर होती है कि ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल। मतलब वन डायमेंशनल, एक विमीय है ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यदि आप लास्ट लेक्चर में आपको समझाया गया था कि सम्मिश्र तल, आर्गेंट तल या गॉसियन तल, गॉसियन समतल जो था ना, वो क्या था, गॉसियन प्लेन जो था, वो इस तरह की सिस्टम था कि ये आपके पास रियल एक्सिस होती थी, ये इमेजिनरी एक्सिस थी आपके पास। मतलब वाई एक्सिस को तो इमेजिनरी एक्सिस बोलते थे और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते थे। और जिस तल का ये निर्माण करती थी उसका नाम था सम्मिश्र तल। उसका नाम क्या था, सम्मिश्र तल। अच्छा और देखो, जैसे सपोज करिए यही कोई पॉइंट है z0, 0 0, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, z0, और कहीं एक पॉइंट यहां पर है z, ठीक। अब इस पूरे के पूरे तल में या इस पूरे के पूरे प्लेन से मुझे अप्रोच करना है किसकी ओर, z0 की ओर। तो मेरे पास z से z0 जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कैसे कि मैं चाहूं कि मैं यहां से जा सकता हूं, पहले यूं गया नीचे, फिर यूं आया। इसको भी अपन थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, पूरे बड़े लेवल पर समझाऊंगा, है ना। एक बार हल्का सा ये देख लो कि ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल का मतलब क्या है। अच्छा, एक यदि मैं इधर से चला जाऊं तो आ जाऊं, तो यहां से आऊंगा तो एक्स अक्ष के थ्रू, यहां से आऊंगा तो वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक। अच्छा, जरूरी है यूं जाऊं, एक रास्ता ये भी तो हो सकता है जाने का, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है एक्स और वाई एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच, तो ये कैसा है, टू डायमेंशनल। तो दो डायमेंशन हो गई, ये वाली और ये वाली। आई बात समझ में। तो रियल वेरिएबल में यदि अपन देखेंगे तो ये वन डायमेंशनल होती है, एक विमीय होती है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है वो
टू डायमेंशनल या फिर द्विविमीय होती है। इसमें किसी नंबर को अप्रोच करने का मतलब x यदि x0 क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट या विशेष बिंदु, उसको अप्रोच करेगा तो उसके पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से आ जाए या फिर राइट से आ जाए। लेकिन यदि अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही डिफाइन होगा। ऑर्गेन प्लेन हो सकता है, गॉसियन प्लेन हो सकता है, एक ही बात है तीनों का। तो यदि यहां कोई पॉइंट अप्रोच करेगा तो यहां तो पूरा का पूरा एरिया है मेरे पास। सपोज कर लिए खेत है या फिर एक प्लॉट खाली पड़ा है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, उसमें जिगजैग करते हुए जा सकते हैं। इस तरह मैं तो नहीं, मैं तो ऐसे जाऊंगा यूं, ले भाई खूब जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये वन डायमेंशनल और ये क्या है आपकी टू डायमेंशनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि यदि इसमें कोई रियल वेरिएबल x0 का अप्रोच कर रहा है तो उसके पास जो ओनली ऑप्शन है वो है नंबर लाइन। क्या ऑप्शन है उसके पास? नंबर लाइन, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर जाने का तरीका या तो लेफ्ट से जाएगा या फिर किससे जाएगा? राइट से जाएगा। यही तो है, या तो बाएं से जाएगा या फिर दाएं से जाएगा। लेकिन यहां पर नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, यहां क्या है, सब कुछ पूरा का पूरा प्लेन है आपके पास। तो यहां कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, किसी भी लाइन के थ्रू जा सकते हैं, किसी भी कर्व के थ्रू जा सकते हैं। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे कि आपके पास यहां से जो जाने का तरीका है जेड से Z0 की ओर, वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट कर्व्स when z approaches Z0। मतलब Z यदि Z0 को अप्रोच करेगा तो वहां आपके पास इनफाइनाइट कर्व्स हो सकते हैं, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पथ हो सकते हैं। आपके पास कितने भी रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो अनेक रास्ते वहां से वहां जाने के हैं Z से Z0 के लिए। तो अनेक रास्ते कौन से हैं? आप चाहो तो एक्स एक्सिस के थ्रू चले जाओ, आप चाहो तो वाई एक्सिस के थ्रू चले जाओ, आप चाहो तो सीधे चले जाओ, आप चाहो तो कर्व में चले जाओ, कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। एक बात अपनी ये हो गई। इसमें तो क्या था कि यदि x0 को अप्रोच कर रहा है तो ओनली नंबर लाइन पर करेगा, तो केवल क्या बचता है, या तो लेफ्ट से जाएगा या फिर राइट से जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें z जो है वो Z0 का अप्रोच तो करेगा अलोंग एनी पथ, मतलब किसी भी पथ के थ्रू वो जा सकता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि z अप्रोचेज Z0 अलोंग एनी पथ, अलोंग एनी पथ। और वो कौन सा, जैसे स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट का मतलब सीधा, यूं यूं है ना, मतलब एक लाइन के थ्रू आप आ सकते हो, या फिर वो कर्व भी हो सकता है। मतलब Z0 की ओर अग्रसर होने के लिए, मतलब Z0 की ओर अग्रसर होने के लिए अनेक पथ हैं। Z0 की ओर अग्रसर अनेक पथों से हो सकता है, अनेक पथों से हो सकता है। और पथ या तो स्ट्रेट हो सकते हैं, या तो रेखा हो सकती है, या फिर क्या हो सकते हैं, वो वक्र हो सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां क्या था बस x और x0, x अप्रोच कर रहा है किसको? x0 को, और अप्रोच करने पर यूज किसका हो रहा है? नंबर लाइन का। मतलब x0 को केवल संख्या रेखा के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं आप यहां, x एंड x0 कैन बी ज्वाइंड बाई नंबर लाइन। मतलब कि जो आपका x व x0 संख्या रेखा द्वारा जोड़े जा सकते हैं। जोड़े जा सकने का मतलब यही है कि x यदि x0 को अप्रोच करा तो नंबर लाइन से करेगा। मतलब ये बात वही है जो पिछले पॉइंट में थी। लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें x और x0, तो इसमें कौन होने वाले? z और Z0। तो z एंड Z0 कैन बी ज्वाइंड बाई इनफाइनाइटली मैनी कर्व्स। मतलब यहां z व Z0 को अनेक या अनंत वक्रों द्वारा जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ गई?
तो बस छोटी सी बात थी कि यदि अपन रियल वेरिएबल की बात करते हैं वास्तविक चर की, तो उस पे x को x0 अप्रोच करने के लिए केवल नंबर लाइन है, मतलब या तो लेफ्ट से आप जाओगे या फिर राइट से आप आओगे। लेकिन यदि इसमें आपको देखना है तो यहां आपको ये देखना पड़ेगा कि z यदि z0 के पास जा रहा है तो उसके पास अनेक रास्ते हैं, बहुत सारे अनंत वक्र हैं, किसी भी वक्र से जा सकता है, वक्र कैसे भी कहीं से भी बन सकता है। ठीक, अब इसको अपन बड़े लेवल पर देखते हैं कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये आपके पास वही रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, मान लिया कि यहां कोई पॉइंट z है। ठीक, अब z0 को अप्रोच करके अपन को देखना है। अपन ने ये भी ले लिया कि माना कि z0 इक्वल टू x0 प्लस आयोटा y0। भाई जब z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होगा तो z0 इक्वल टू क्या होने वाला है, x0 प्लस आयोटा y0। अगर अपन ये मान लें कि ये 0 है तो इसे लिख सकते हो 0 प्लस 0 आयोटा। तो x0 कितना है, 0, y0 कितना है, 0। आप z0 को लिख सकते हैं x0 कॉमा y0। तो इसे आप क्या लिखोगे, 0 कॉमा 0। तो ये पॉइंट जो है ना z0 कौन सा आ गया, ओरिजिन आ गया। कौन सा पॉइंट है ये, ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे अपन, मूल बिंदु। मतलब हमें कर क्या रहे हैं कि हमने एक पॉइंट लिया z जो कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में है या गॉसियन प्लेन में है, उसे हम अप्रोच कहाँ करा रहे हैं, z0 की ओर। उसे z0 की ओर अपन अग्रसर करके देख रहे हैं कि वो किस तरीके से z0 की ओर आ सकता है, और जो तरीका है ना वही आपकी लिमिट है। ठीक, चलिए अब भी लिमिट होगी या नहीं होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझना है कि लिमिट होती कैसी है। ठीक है, चलते जाइए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब मैं आपको 3 कैटेगरी बांट रहा हूं अलग अलग, है ना, देखते जाइए, ध्यान से देखिएगा ना। 3 अलग अलग कैटेगरी बांट दी। यदि इस z को z0 के पास आना है तो इसके पास पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। ये हो सकती है कि ये पहले यहां नीचे आए, कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और फिर यहां से यहां आ जाए। सही बोल रहा हूं क्या, कि ये पहले यहां आए नीचे और फिर यहां से यहां आ जाए, रास्ता है इसका ये। ठीक, मतलब पहली कंडीशन बन सकती है अलोंग x एक्सिस, जैसे आप बोल सकते हो x अक्ष के अनुदिश, और जब x अक्ष के अनुदिश आएगा तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 0। मतलब इस लाइन से यदि आएगा तो इस पर y इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा सेकंड कंडीशन, तो इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(z), कोई भी फंक्शन होगा y टेंड्स टू 0। अच्छा एक रास्ता इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि ये पहले इधर जाए, मतलब z पहले यूं आवे, है ना, और उसके बाद फिर यहां से यहां आ जाए। तो ये कौन सा है, y। तो y एक्सिस पे क्या होगा, x इक्वल टू 0। y एक्सिस पे क्या होगा, x इक्वल टू 0। तो अलोंग y एक्सिस, तो यहां क्या होने वाला है, y अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो वही x इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 f(z) और x टेंड्स टू 0 f(z). किसी को ऊपर नीचे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता उससे। कि सर आपने 2 तो समझा दिए, और बताइए, रास्ते तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से देखो। एक ये जो डायरेक्ट यहां से अप्रोच कर सकता है क्या, कि सर ये यहां से डायरेक्ट सीधा यूं आ जाए, आ सकता है, नहीं आता। और आपको पता है कि जो लाइन है 45 डिग्री बनती है बीच में, जस्ट अगर अपन बीच में देख रहे हैं तो ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x। तो एक पथ इसका और हो सकता है, थर्ड क्या, y इक्वल टू x। ये क्या है, एक लाइन है या फिर एक रेखा है। चलो ये तो हो गई लाइंस की बात, जो स्ट्रेट अपन आ रहे हैं ना वो। अगर सर आपने तो थोड़ी देर पहले कर्व की बात करी थी, वक्र की, यदि किसी वक्र से इसे आना हो तो ये ऐसे आएगा आपके पास, आ सकता है कि वक्र के थ्रू, कर्व से आ सकता है ना। तो ये वक्र कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला, तो ऐसे तो बनेगा यूं। तो z0 के पास देखो यहां जाए फिर x से आ जाए, z0 के पास यहां जाए फिर नीचे आ जाए, z0 के पास सीधा आ जाए। सीधी लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स के अनुदिश, अलोंग y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के अनुदिश। अच्छा सुनो, चौथा पॉइंट आपको क्या मिला कि ये कहां से आ जाए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अनुदिश। ये भी तो एक वक्र ही है, कर्व। ठीक है। अच्छा फिफ्थ,
जरूरी यही है, और नहीं हो सकते। थोड़ी देर पहले बात करी थी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हो सकते हैं जेड से जेड जीरो तक अप्रोच करने के। चलो एक क्या पता ये मिल जाए। अच्छा इसको बोल देते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अपन लिख सकते हैं कि कर्व या वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब के अनुदिश, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, अलोंग y इक्वल टू एक्स क्यूब। बातें समझ में आ रही जो कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। अच्छा सुनो, ये इधर भी आ सकता है, लो सर इधर से भी आ सकता है, इधर से तो बहुत सारे वे हो सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसको आप सम्मिश्र तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र तल। इसके दो अलग अलग नाम भी बताए थे। तो जेड से जेड जीरो अप्रोच करने के आपको बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आपके पास हो सकती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो रियल नंबर में था वहां तो ओनली नंबर लाइन थी, लेफ्ट राइट आप जा जाते थे, लेकिन यहाँ क्या है, अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक पॉइंट से एक जेड जीरो तक अप्रोच करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं जेड से जेड जीरो जाने के लिए, जिनमें कुछ स्ट्रेट लाइन्स भी हैं, सरल रेखाएं भी हैं, जिनमें कुछ कर्व्स भी हैं, कुछ वक्र भी हैं। और वक्र कौन सा है, मैंने बहुत कुछ भी, कोई सा वक्र हो सकता है। ये तो पर्टिकुलर कुछ मैंने एग्जांपल्स लेके आपको समझाए, जबकि वक्र आपका कोई सा भी हो सकता है। ये y इक्वल टू एक्स तो रेखा हो गई, y इक्वल टू एक्स पैराबोला की तरह हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब आपके पास हो गया। कुछ भी हो सकता है जिससे अपन जेड से जेड जीरो की ओर अप्रोच कर सकते हैं। तो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूं समझ में सबको आ गई होगी कि एक पॉइंट जेड जीरो से एक पॉइंट जेड से जेड जीरो तक अप्रोच करने के लिए आपके पास बहुत सारे पथ हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन यहाँ ये पुटअप होता है कि सर रास्ते तो बहुत सारे हैं, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सारे के सारे रास्ते सही हैं? सही होने का मतलब देखो सुनो, एक जगह आप जा रहे हो कहीं, सपोज करिए आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है और वहां के लिए बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, क्या सब रास्ते वहां पहुंच जाएंगे? क्या जहां से आप शुरू कर रहे हो वहां से देख के बता सकते हो बिना रास्ते पे गए? नहीं बता सकते ना। तो मुद्दा यह आता है कि जो रास्ते सारे के सारे जा रहे हैं क्या वो उस पॉइंट जेड जीरो पर पहुंच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि पहुंच रहे हैं तो क्या उन सबसे वैल्यू इक्वल आ रही है, क्या सबसे वैल्यू सेम आ रही है? यदि ऐसा पॉसिबल हो, यदि ऐसा हो कि जेड से जेड जीरो अप्रोच करने पर सभी रास्तों से या सभी कर्व से या सभी स्ट्रेट लाइन से यदि आप अप्रोच करते हो, यदि जेड से जेड जीरो की ओर जाते हो, तो यदि उसकी वैल्यू सेम आती है लिमिट की, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब तब आपकी सीमा विद्यमान होती है। इसके बारे में अपन देखते हैं, ध्यान से देखिए आगे चला देखिएगा। नेक्स्ट अपना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व, कि कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, उस सीमा का अस्तित्व कब होगा कब नहीं होगा अपन देखना है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि यदि एक फलन एफ जेड एक सम्मिश्र चर फलन है, सम्मिश्र चर फलन मैं आपको कल समझा चुका हूं लास्ट क्लास में, कि कोई फंक्शन एफ जेड है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है CVF, तो बिंदु जेड जीरो पर ध्यान रखना, कभी भी लिमिट कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट जरूरी होता है। कभी भी अपन चेक करेंगे तो एक विशेष बिंदु पर ही जांच करेंगे। ठीक है, तो बिंदु जेड जीरो पर फलन एफ जेड की सीमा विद्यमान होती है, फलन एफ जेड की सीमा विद्यमान होती है यदि और केवल यदि आप लिमिट अप्लाई करो, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड, और आपको एक नंबर एल प्राप्त हो, एक संख्या एल मिले। कि सर एल क्या है, देखिए एल के बारे में पहले समझो कि इफ अ फंक्शन एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन एफ जेड है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, देन द लिमिट ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जीरो जेड जीरो, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड जीरो पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, मतलब सीधी सी बात है, किसी पॉइंट जेड जीरो पर किसी फंक्शन की लिमिट, किसी फलन एफ जेड की लिमिट विद्यमान होगी या एग्जिस्ट करेगी यदि उस पर लिमिट अप्लाई करने पर आपको कोई नंबर प्राप्त हो, और वो नंबर होना चाहिए फाइनाइट, या होना चाहिए यूनिक, और होना चाहिए सिंगल वैल्यूड। और सिंगल वैल्यूड अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनाइट का मतलब परिमित, क्या होता है फाइनाइट का मतलब? परिमित। यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय। यूनिक मतलब आपका अद्वितीय, और सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? एक मानी। तो देखो सिंपल सा फंडा है, बहुत बेसिक चीज है और बहुत इजी चीज है। यदि आप कभी भी लिमिट अप्लाई करो और लिमिट अप्लाई करने पर कोई नंबर आए, वो नंबर परिमित है, अद्वितीय है और एक मानी है, मतलब यहाँ जो ये एल है ना वो सिंगल वैल्यूड एक मानी आना चाहिए, अलग अलग मान नहीं आना चाहिए इसके। ठीक है, फाइनाइट हो, यूनिक हो, सिंगल वैल्यूड हो, तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। इसमें एक छोटी सी लाइन और ऐड करूंगा, अलोंग
एवरी पथ ऑफ z टेंड्स टू z0। मतलब ये जो हो तो सही कि सर लिमिट लगाने पर l तो आ रहा है, l कोई भी नंबर हो सकता है ना, वो फाइनाइट भी हो, यूनिक भी हो, सिंगल वैल्यूड, परिमित, अद्वितीय, एकमानी हो। लेकिन यदि अपन z से z0, देखो सुनो, रियल वेरिएबल में तो क्या हुआ था, केवल एक दो ही रास्ते थे, लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, सम्मिश्र चर में क्या हो रहा है कि रास्ते बहुत सारे बन रहे हैं, और बहुत सारे रास्तों में अगर अपन किसी भी रास्ते से चले जाए, अलोंग एवरी पथ ऑफ z टेंड्स टू z0, तो प्रत्येक पथ के अनुदिश, कौन सा, प्रत्येक z टेंड्स टू z0 के पथ के अनुदिश। तो किसी भी पथ से आप या किसी भी रास्ते से आप जा रहे हो तो आपके पास जो लिमिट आ रही है वो परिमित आनी चाहिए हमेशा, अद्वितीय आनी चाहिए। अद्वितीय मतलब अकेली, सिंगल। जैसे दुनिया में अमिताभ बच्चन अकेला है तो वो यूनिक है। सेम कंडीशन, वो अकेली आनी चाहिए, उसके जैसी कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। और एक मानी, ये नहीं कि -1 + 1 बन गया, -2 + 2 बन गया, नहीं, एक ही आना चाहिए। यदि तीन चीजें आती हैं तो, और प्रत्येक पथ के अनुदिश, मतलब सभी पथों से सेम आनी चाहिए, अलग अलग नहीं। यदि आप x एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, एक्सिस की अलोंग जा रहे हैं, y एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, मतलब यदि आप x एक्सिस से जाएं, चाहे y एक्सिस से जाएं, चाहे y = x से जाएं, चाहे y = x² से जाएं, चाहे y = x, किसी से आप जा रहे हो, हमेशा एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, वो परिमित होनी चाहिए, अद्वितीय मतलब अकेली, उसके जैसे दूसरी नहीं हो, और एक मानी होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी बात क्लियर हो यहाँ पर कि किसी, यदि एक फलन fz सम्मिश्र फलन है तो बिंदु z0 पर फलन fz की सीमा विद्यमान तभी होती है जब, यदि और केवल यदि कह रहा है तो दोनों साइड से बात क्लियर हो रही है कि यदि सम्मिश्र फलन है एग्जिस्ट होती है, यदि ऐसा हो और ऐसा होता है तो लिमिट एग्जिस्ट होती है। बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात यही है, अलोंग एवरी पथ ऑफ z टेंड्स टू z0, मतलब z से z0 अप्रोच करने के बहुत सारे रास्ते थे, उन सभी रास्तों से यदि आपको एक ही लिमिट मिलती है, उन सभी रास्तों से यदि आपको एक ही लिमिट मिलती है, और वो एक लिमिट ये तो फाइनाइट होनी चाहिए, परिमित मतलब अपरिभाषित नहीं हो कि 0/0 आ गया, 1/0 आ गया। यदि ऐसी कंडीशन है ना, तब तो वो डिफाइन नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यूनिक होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक मानी। बार बार इस चीज को रिपीट करने की जरूरत है नहीं, पुरानी बातें हैं, बस अपन कॉम्प्लेक्स में उसको समझ रहे हैं। और आप भी बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं, तो एक बार में समझ में आपको आ गया होगा। ये बात क्लियर हुई कि कभी किसी फंक्शन fz की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कि आपको लिमिट अप्लाई करने पर जो नंबर मिले वो नंबर परिमित हो, अद्वितीय हो, एक मानी हो, है ना, फाइनाइट हो, यूनिक हो, सिंगल वैल्यूड हो, अलोंग एवरी पथ ऑफ z टेंड्स टू z0। मतलब z से z0 पर आप किसी भी रास्ते से चले जाइए, सब रास्तों से क्या आना चाहिए, एक ही मान आना चाहिए। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, लिमिट z टेंड्स टू 0 z/z डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिद्ध कीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू 0 z/z डज नॉट एग्जिस्ट। सिद्ध कीजिए कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z/z विद्यमान नहीं है। ठीक, एग्जांपल समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलो, अच्छा मान लीजिए कि z सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका x + i है, तो डेफिनेटली z बार जो इसका संयुग्मी होगा, कॉन्जुगेट होगा, वो x - i होने वाला है। ठीक, तो अपना जो क्वेश्चन है लिमिट, अच्छा z में क्या क्या होता है, z टेंड्स टू 0 की यदि बात करूं मैं तो z होता है आपका x + y टेंड्स टू 0, मतलब इसको अपन 0 + 0 i लिख सकते हैं। अब x 0 को अप्रोच कर रहा है और y भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। मतलब इसे अगर अपन लिखना चाहे तो यह लिख सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z/z बार इक्वल टू, अब z को x और y में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ऊपर है x + i, नीचे है x - i। ठीक, अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट तब करती है कि आपको लिमिट अप्लाई करने पर उसमें एक नंबर मिले, वो नंबर एक तो फाइनाइट हो मतलब परिमित हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो, सिंगल वैल्यूड हो मतलब एक मानी हो, और आप किसी भी रास्ते से चले जाएं हमेशा आपको एक ही वैल्यू मिले। ठीक, तो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं x अक्ष के अनुदिश,
जैसे सपोज करो Z0 कोई पॉइंट था, Z यहाँ पर, आपको इस पॉइंट पर जाना है, तो पहले अपन यहाँ से जा रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो सबसे पहला पॉइंट जो अपन उठा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश। क्या लिखें अपन? एक्स अक्ष के अनुदिश। अब बताइए यदि एक्स अक्ष के अनुदिश आप जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 तो क्या बचेगा? ओनली एक्स अक्ष वाला बचेगा। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, y कोऑर्डिनेट आपने 0 कर दिया तो ओनली x वाला बचेगा। आप लिखोगे x प्लस 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है जी। आपके पास आ गया x अपॉन x 1 आएगा, 1 में लिमिट अप्लाई करोगे 1 आने वाला है। मतलब यदि अपन x एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, x अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, ठीक। चलो अब चलते हैं अपन क्या, सेकंड पॉइंट अलोंग y एक्सिस, मतलब पहले अपन इधर गए और फिर अपन नीचे आए, तो y अक्ष के अनुदिश। तो अब की बार क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा आपका, और जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो ओनली कौन सा बचेगा? y वाला। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? लिमिट y टेंस टू 0, x कोऑर्डिनेट आपने 0 कर दिया, दोनों 0 हो गए, क्या बचा? आयोटा y अपॉन माइनस आयोटा y। अच्छा कटेगा, क्या बचेगा? -1। भाई आयोटा y से आयोटा y कैंसिल आउट, ओनली बचेगा -1। -1 में y है नहीं, लिमिट अप्लाई करो तो क्या नाम? -1। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप x अक्ष के थ्रू जा रहे हैं, x अक्ष के अलोंग जा रहे हैं, तो लिमिट कितनी आ रही है? 1। और अब y एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं तो लिमिट कितनी आ रही है? -1 आ रही है। यदि आप x अक्ष के थ्रू जा रहे हैं तो लिमिट आ रही है 1, और y अक्ष के थ्रू जा रहे हैं तो लिमिट कितनी आ रही है? -1 आपके पास आ रही है। क्या दोनों लिमिट इक्वल है? नहीं है। लेकिन जबकि कहा क्या गया था, लिमिट एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अस्तित्व के लिमिट, सीमा के अस्तित्व की परिभाषा के हिसाब से होना क्या चाहिए था कि जो आपको लिमिट मिले ना वो फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब अद्वितीय, एक ही आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अलग अलग आ रही है। एक्स अक्ष से तो आ रही है 1 और वाई अक्ष से कितनी आ रही है? -1। कहने का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम्पल छोटा सा ले सकते हो। हम कहीं जा रहे हैं, एक जगह से अपन गए तो मुझे 100 किलोमीटर लगे, एक जगह से मुझे लग गए 110 किलोमीटर लगे, पहुंचे तो उसी जगह, लेकिन रास्ते अलग अलग हो गए, लंबाई अलग अलग हो गई, तो वो लिमिट अपन समझ सकते हैं कि एक तरह से वो दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो अपन यहाँ से जा रहे हैं एक्स अक्ष से तो लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, वाई अक्ष से जा रहे हैं तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। और जब ऐसा हो रहा है तो दोनों इक्वल नहीं है आपके पास, और जब इक्वल नहीं है मतलब इसके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट के 2-3 बातें यही थी कि यूनिक होनी चाहिए सबसे पहले तो, लेकिन यहाँ यूनिक मतलब अद्वितीय, अकेली, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। लेकिन यहाँ तो 2 अलग अलग आ गई। तो सिंपल सा फंडा यही है कि सब यदि इक्वल आती हैं जब तो है, और इक्वल नहीं आती है तो नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देन लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि क्वेश्चन है आपका लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार होल स्क्वायर एग्जिस्ट और नॉट, मतलब विद्यमान है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना है। सबसे सिंपल तरीका वही, जितने पॉसिबल कंडीशन आप सोच सके सबके थ्रू जाइए। सबसे पहले एक्स अक्ष के अनुदिश, उसके बाद वाई अक्ष के अनुदिश, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और उसके बाद कुछ और पॉसिबल है। अपन को केवल वही पॉइंट ढूंढना है, क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है या ऐसा कोई रास्ता है जिससे वैल्यू अलग आ रही है बजाय और सबके। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश। अब वो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपन केवल एग्जांपल समझ रहे हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई पहले लिख चुके हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश यदि आप जाओगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0। तो आपके जो क्वेश्चन की लिमिट है वो कुछ इस तरह से बनेगी, x इक्वल टू 0, इसको लिख लीजिए साइड में कि यह आएगा लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ऊपर आने वाला है x प्लस आयोटा वाई, नीचे कॉन्जुगेट है ना इसका संयुग्मी, तो क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई, और पूरे का क्या? होल स्क्वायर। तो यदि अपन y इक्वल टू 0 उसमें पुट करते हैं तो आयोटा वाई दोनों 0 हो गए। ओनली बचा क्या आपके पास? आपके पास बच रहा है x प्लस 0 x माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x प्लस 0 0, x माइनस 0 0, x कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आने वाला है। मतलब यदि मैं x अक्ष के अनुदिश जाता हूँ या अलोंग एक्स एक्सिस जाता हूँ तो मुझे लिमिट कितने मिल रही है? 1। जो l आता था साइड में 1,
फाइनाइट है, यूनिक है, पता नहीं। परिमित मान तो है, एक परिभाषित मान है, लेकिन अद्वितीय है वो पता लगेगा कब, जब अपन आगे और बढ़ेंगे। चलिए सेकंड मैंने ले लिया अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश। यदि आप वाई अक्ष के अनुदिश देखें तो वाई अक्ष के अनुदिश जब आप जाते हैं, छोटा सा मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, यहाँ से जाओगे यहाँ तो एक्स अक्ष के थ्रू जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ से यहाँ जाओगे फिर नीचे आओगे और वाई एक्सिस के थ्रू जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 अपना होता है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है, 0। अच्छा एक्स इक्वल टू 0 से पुट करो तो आपके पास आएगा लिमिट, मतलब एक्स तो बचेगा ही नहीं, ओनली वाई बचेगा। अच्छा ब्रैकेट में कितना, 0 प्लस आयोटा वाई, तो ओनली आयोटा वाई, 0 माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -1, -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो दोनों देखो सेम आ रही है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में ये दोनों ही डिफरेंट आ गई थी, एक पे 1 एक पे -1। अच्छा सुनो, अब एक्स अक्ष के जाने से और वाई अक्ष से दोनों की यदि अनुदिश अपन जाते हैं तो वैल्यू सेम आ रही है, अब भी जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फिर अब करना क्या चाहिए, और पॉसिबल रास्ते आप ढूंढिए, क्या और कोई पॉसिबल रास्ता हो सकता है ऐसा कोई अपन देखें। तो थर्ड नंबर पे अपन देखो, ध्यान से देखना, आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले समझाया था, ये पॉइंट Z है, ये पॉइंट Z0 है, तो यहां से यहां जाने का एक रास्ता ये भी होता है, और ये रेखा होती है y = x। क्या होती है रेखा, ये y = x। तो y = x जो रेखा है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, उसकी जनरल फॉर्म यही है, y = mx + c, मतलब किसी भी जो स्ट्रेट लाइन है उसके जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो y = mx + c है, जहां m आपकी प्रवणता और c आपकी क्या है, c आपका अंतःखंड है। ठीक, देखते जाइए। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो इसी को ले लो कि अलोंग y = mx + c, मतलब y = mx + c के अनुदिश। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है ना, पहले पढ़ चुके हो आप, लेकिन फिर भी ध्यान समझ लो। अब y = mx + c के अनुदिश का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी रेखा के अनुदिश आप जा रहे हैं, वक्र नहीं। ये तो x अक्ष के अनुदिश गए या y अक्ष के अनुदिश गए, तो y = mx + c के अनुदिश का मतलब है कि किसी आप एक रेखा के अनुदिश जा रहे हो, और वो रेखा कैसे भी कहीं से भी बन सकती है, उसमें y = x भी इंक्लूड है। ठीक है, चलते हैं, देखो वैल्यू पुट करवाइए। अब किसी को 0 तो किया नहीं है तो दोनों को लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में x प्लस आयोटा, y की जगह क्या आने वाला है, mx + c, नीचे आएगा x माइनस आयोटा mx + c, और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। अच्छा सुनो, ये आयोटा mx और x, तो आपके पास आएगा आयोटा, यदि मैं कॉमन लेता हूं तो mx + x, या फिर एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे x + आयोटा mx + आयोटा c अपॉन x माइनस आयोटा mx माइनस आयोटा c। ये थोड़ा सा भी आप ध्यान दें और समझने की कोशिश करें, तो जब पूरा का पूरी की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो पूरी वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, m पर डिपेंड कर रही है। सारी की सारी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, m पर डिपेंड कर रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ किसी एक कंडीशन के लिए c = 0 है, एक्चुअल में c होता क्या है, c ये है, जैसे देखो ये आपके पास है कि यहां से कोई लाइन बनी, तो ये जो है ना, ये जो c है, ठीक, अगर अपन इसके थ्रू आएंगे और फ्री हो जाएंगे तो ये y एक्सिस काउंट हो जाएगी। लेकिन यदि आपको डायरेक्टली आना है, यदि आपको डायरेक्टली इस पॉइंट से यहां आना है तो c तो बचा ही नहीं, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यदि अपन c की वैल्यू 0 लेकर चलते हैं तो ये आपके पास 0, यहां भी आपके पास 0, तो ये ओनली आयोटा mx और ये आपका माइनस आयोटा c। ठीक है, तो सब कुछ बचा, ओनली क्या बचा आपके पास, x + आयोटा mx और x माइनस आयोटा mx। यदि आप c लेते हैं तो आपको y एक्सिस के थ्रू जाना पड़ेगा। c को यदि मैं 0 कर दिया किसी स्पेशल केस में, तो आपके पास कंडीशन ये बनी, होल स्क्वायर लगा हुआ ही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे से x कॉमन आएगा, 1 + आयोटा m 1 माइनस आयोटा m आपके पास होने वाला है। तो अब यहाँ जो आंसर आया है वो कांस्टेंट टर्म तो है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रही है, m पर। तो जैसे जैसे m की वैल्यू बदलेंगी, मतलब यहाँ जो y = mx था, c तो अपन ने 0 लिया ही है, कि जो y = mx था, y = mx के जो वैल्यू जो है सारी की सारी इस लिमिट के लिए किस पे डिपेंड कर रही है, m पर डिपेंड कर रही है। लेकिन m के मान जैसे जैसे चेंज होंगे, सपोज करो m = 1 रखा तो y = x आने वाला है,
m इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू क्या आने वाला है 2x, 3 पर 3x, 4 पर 4x, ऐसे आपकी वैल्यू बदलती जाएंगी। तो छोटी सी बात वह यही है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब किसी भी पथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अलग अलग रास्तों पे डिपेंड कर रहा है। और जब अलग अलग रास्तों पे डिपेंड कर रहा है मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक पर्टिकुलर एक यूनिक लिमिट आपको नहीं मिलने वाली है। तो एक लाइन लिखेंगे, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम m, तो यह m से स्वतंत्र नहीं है। मतलब एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं यहां पे कि जैसे जैसे m का मान बदलेगा, जैसे जैसे m का मान बदलेगा वैसे वैसे लिमिट भी बदलेगी, लिमिट भी बदलेगी, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे m का वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे लिमिट की वैल्यू चेंज होगी, मतलब इंडिपेंडेंट लिमिट नहीं है, एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है। यहां इक्वल थी दोनों, लेकिन जब अपन कोई और रास्ता देख रहे हैं ना तब नहीं आ रही है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, अलोंग एवरी पथ होनी क्या चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, सीमा विद्यमान है या नहीं है, नहीं है। तो लिखोगे आप लाइन एक, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। आगे बात समझ में, एक बार लास्ट 2 सेकंड फिर रिपीट कर देता हूं। एक्स के अकॉर्डिंग चेक किया, वाई के अलोंग चेक किया आपने, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 इक्वल आ रहा है। लेकिन जैसे मैं किसी और पथ पर गया, मैंने क्या लिया, y इक्वल टू एम एक्स, मतलब यहाँ से एक लाइन ली है मैंने जो ओरिजिन से जा रही है, ठीक। अब y इक्वल टू एम एक्स जो मैं लाइन ले रहा हूँ, यदि उसको अपन ध्यान से देखें तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन पर आपके पास वैल्यू बच रही है m की फॉर्म में, मतलब m से इंडिपेंडेंट नहीं आया। तो जैसे जैसे m चेंज होगा वैसे वैसे ये लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होगी तो वैल्यू सेम नहीं मिल रही है, यूनिक नहीं मिल रही है, मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि लिमिट का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यू फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ये सारे इसीलिए बताए थे कि सारी चीजें अपने पास यूज होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी यूज हुई थी, उसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए साथ में, पूरी की पूरी क्लास देखिए। और एजुसाइंस ऐप पर आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है जिसकी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारी क्लासेज आपकी ऑनलाइन रहेंगी। जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा उसके बाद भी सारी क्लासेज अपनी ऑनलाइन चलती रहेंगी। बहुत कम फीस में अपन शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत नॉमिनल फीस रखी है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि सब बहुत ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते, मुझे पता है। तो बहुत कम फीस में बहुत शानदार फीचर्स के साथ और बहुत शानदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। एप्लीकेशन में यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो पॉज करने का और वीडियो की क्वालिटी सेट करने का वीडियो डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, वीडियो की क्वालिटी सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो के स्पीड सेट करने का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट हुआ करेंगे, चैट का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन फीचर्स हैं। आप एजुसाइंस ऐप डाउनलोड कीजिए, एजुसाइंस ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, सर्च करोगे सबसे पहले यही ऐप आएगा 4.8 रेटिंग के साथ। आप सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, सारे फीचर्स के देखिए। और यदि कहीं भी आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का बैच रनिंग में है, 18 तारीख से चल रहा है। उसके 15 डेज का डेमो फ्री था। यदि आपके साथ के कोई बच्चे सेकेंड ईयर में हैं तो उनको उसके अपने साथ जोड़िए, और आपको तो जरूर से जरूर जुड़ना है। मैं आप सबसे यही कहूँगा, यूट्यूब से ज़्यादा ऐप पर फोकस करिए, ऐप पर आइए, क्योंकि आगे आने वाली सारी क्लासेज, केवल 10 दिन का डेमो फ्री है, आगे आने वाली सारी क्लासेज आपकी ऐप पर ही अवेलेबल होने वाली हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आप ऐप पर ही आएँ, ऐप के फीचर्स को देखें और चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें। और जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं देख रहे हैं एप्लीकेशन पर, वो एप्लीकेशन पर ही देखें। कि सर फिर यूट्यूब पे क्यों डाल रखी है? यूट्यूब पे डालने का केवल इतना सा उद्देश्य है कि ताकि बच्चे जो नहीं देख पाए, एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं कर पाए, वो यूट्यूब पे देख लें और एप्लीकेशन पर आए। ठीक है बच्चों, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। 15 तारीख को बहुत बड़ा ऑफर आएगा, फीस को लेके चाहे किसी भी चीज़ को लेके, तो जरूर बने रहिएगा साथ में। 14 तारीख को लाइव आऊँगा,
लाइव आके सारी अनाउंसमेंट करेंगे अपन क्या क्या होने वाला है, तो साथ में बने रहिएगा। सर लाइव कैसे आना है? लाइव भी एप्लीकेशन पर आएंगे, यूट्यूब पर नहीं, लाइव एप्लीकेशन पर आएंगे। एप्लीकेशन पर लाइव कैसे आना है उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं मुझे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जो भी डिटेल्स आपको लेनी है, जो भी क्वेरी आपकी है, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैसेज से या फिर कॉल से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।